जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस YouTube चैनल पर। कल हमने इसी वीडियो पर चर्चा की थी कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कल हमने डिटेल से जाना। आज हमने प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट जो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बारे में और इसके आगे जो भी इनके टाइप्स हैं उनके डिटेल से चर्चा करेंगे। आई होप कि आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा और अभी आप इसी प्रोनाउन को आगे बढ़ रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रोनाउन को आगे परस्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और अगर आपने इस प्रोनाउन वाले वीडियो को, पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले प्रोनाउन वाले वीडियो को देख लीजिए और फिर आप आगे वाले नाउन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रोनाउन के पहले वाले वीडियो को नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ पे आकर के समझने में सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से ही डिफाइन कर रहा है, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब जो भी प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता हो, अपने सब्जेक्ट को ही बताता हो इस सेंटेंस के अंदर, दैट प्रोनाउन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आपके सामने है, इसका यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह इसका यूज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है ही, तो ही यहाँ का सब्जेक्ट है और ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही दुखी करता है। तो इसका हिमसेल्फ यहाँ है, वो क्या हो गया, हाँ, हिमसेल्फ यहाँ पे हो गया इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ क्यों लगा, देखिए यहाँ पे आपके सामने मैंने कल चर्चा की थी कि कल हमने पढ़ा था कि माई, हिम, हर, योर, ये सभी जो होते हैं, देम, और ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है, इनके साथ में अगर हम सेल्फ जोड़ दें, इन पर्सनल प्रोनाउन के साथ में सेल्फ जोड़ दे, इट हो गया, तो इनके साथ में सेल्फ जोड़ने पर बन जाता है माई सेल्फ। हिम के साथ में जोड़ने पर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ। इस तरीके से ये हो गया। अगर ये प्लूरल है तो इसमें सेल्फ जुड़ता है, ये हो जाएगा देमसेल्व्स, अवरसेल्व्स, योरसेल्व्स। तो योर का आपको डाउट, देखो यहाँ पे अभी डाउट मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे योर जो है वो दोनों में आ रहा है। तो योर सर आपने दोनों में क्यों लिखा है? तो कभी कभी योर का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो कभी कभी हम इसको प्लूरल के रूप में भी करते हैं। तो सेल्फ्स, योरसेल्व्स भी बोल लेते हैं या योरसेल्फ भी बोल देते हैं, दोनों ही रूप में इसका यूज होता है। आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे लिख रखा है ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यू स्पॉइल्ड योरसेल्फ, दे ruined themselves, I ruined myself। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अपने ही बारे में बता रहा है। हिमसेल्फ का मतलब खुद होता है, योरसेल्फ का मतलब वो खुद, उसने अपने आप को स्पॉइल्ड कर दिया, बेकार कर दिया। दे ruined themselves, उन्होंने अपने आप को खुद को बर्बाद कर दिया। I ruined myself, मैंने खुद को ही अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो ये मतलब जो इस तरीके के वाक्य होते हैं कि मैंने खुद ने ही ऐसा काम कर दिया, मैंने खुद ने ही अपने आप को दुखी कर दिया, मैंने खुद ने ही, इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं तो हम इस तरीके से के जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझा, ठीक इसी प्रकार से आता है एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो तब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। देखो, एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब ये नाम से इसमें पता चलता है कि जैसे दिखने में दोनों रिफ्लेक्सिव और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, दोनों दिखने में जो इनकी शक्ल होती है दोनों एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पे जो आपस में जुड़वा भाई होते हैं वैसे ही इनकी भी शक्ल होती है। ठीक है, देखिए किस प्रकार के, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ, ये इस तरीके से दिखने में उसी तरीके से होते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है? सिर्फ दिखने में जब दोनों एक जैसे होते हैं तो कुछ तो गुण लक्षण अलग अलग होने चाहिए, लक्षण कुछ तो अलग दिखने चाहिए। तो यहाँ पे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने बताया कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट में, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अपने आप, यानी कि दे ruined themselves, यानी कि उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। He hurts himself, उसने अपने आप को दुखी कर दिया, उसने अपने आप को ये कर दिया। तो ये मतलब इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, इतना जोर नहीं दे रहा है उसने, मतलब इस जनरल सेंस में कहा जा रहा है कि उसने खुद को ही अपने आप को ही क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन, जो एम्फेटिक जिसको हम कहते हैं,
जो प्रोनाउन होता है वो किस तरीके से एम्फेसाइज करता है, उसमें कैसा सेंस निकलता है, खुद को, मतलब कि जैसे उसने खुद को, जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चंस, मैंने खुद ने ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चंस, आई माई सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो आई माई सेल्फ ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होता है। इंफेटिव प्रोनाउन की जो खास बात है कि वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में प्रयुक्त हो जाता है। और इसका जो एग्जांपल, जो इसका जो निकलता है आंसर, जिस जो उच्चारण निकलता है वो निकलता है कि उसने खुद को सॉल्व, उसने खुद ने ही इस तरीके से, he himself came to see the patient, वह खुद आया पेशेंट्स को देखने के लिए। You yourself admitted fault, तुमने खुद ने अपना जो फॉल्ट है वो एडमिट किया है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक के लिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद में आपके सामने है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने। आमने सामने का मतलब जो कि आमने सामने जो बताया गया है आपके, रेसिप्रोकल बेसिकली दो ही प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं, ये ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर हमेशा, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिवली ही सेंटेंस में यूज होता है। वन अनदर और ईच अदर का मतलब भी वैसे तो ग्रामर के अंदर ऐसा समझा जाता है कि ईच अदर और वन अनदर जो अलग अलग के लिए यूज होता है। जैसे ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, और इसका भी मतलब होता है एक दूसरे ने, एक दूसरे को आप आमने सामने परस्पर संबंध बताते हैं। तो इनका यूज होता है टू के लिए, दो लोग हो और उनको बताया जा रहा है कि वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं, उन दोनों ने आपस में अपने आप को गिफ्ट दिया। इस तरीके से दो फ्रेंड्स होते हैं, जब आपस की दो के बीच की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ईच अदर। लेकिन वन अनदर का मतलब जब व्हेन टू और मोर देन टू हो, जब दो से ज्यादा हो और वन अनदर का यूज किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने है द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त quarreled with each other, आपस में झगड़ रहे थे, आपस में उन्होंने झगड़ा किया था। तो दो फ्रेंड के लिए हमने यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया है। तो ये दोस्तों एक तरीके से प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये हमेशा ऑब्जेक्टिवली ही यूज होगा। जैसे दे ऑल गेव गिफ्ट टू वन अनदर, उन्होंने सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए। उन्होंने सभी ने अपने एक दूसरे को उपहार दिए। तो मतलब जहां बात की जा रही है कि कोई पार्टी होगी, कोई ऐसा समारोह होगा, फेयरवेल समारोह, इस तरीके कोई भी समारोह जिसके अंदर एक दूसरे को गिफ्ट दिया जा रहा है। दीज टू स्टूडेंट्स, वे दो स्टूडेंट्स लव ईच अदर। अब यहाँ पे ईच अदर आया है तो उन दो स्टूडेंट के लिए आया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको किस तरीके से यूज करते हैं। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना या प्रस्तुत करना या बताना। तो जैसे बताना होता है कि दिस इज माय पेन, दिस इज योर फोन, दैट इज माय कार, दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स दैट यू हैव गिवन टू योर फ्रेंड्स इज माइन। वो किताबें जो तुम्हारे दोस्त के द्वारा तुम्हें दी गई हैं वो किताबें मेरी हैं। तो इस तरीके से जो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या इशारे करके बताते हैं या किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं या ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने चार प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस दैट जो प्रोनाउन है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, कोई चीज एक बतानी हो जो नजदीक हो, यानी दिस इज माय फोन, यानी जो कि फोन है वो मेरा है। दिस इज माय मोबाइल, तो ये मोबाइल एक है और मेरा है और पास में है, तो दिस का प्रयोग। अगर यही मोबाइल दूर होता तो दैट इज माय मोबाइल अबाउट विच यू आर टॉकिंग, तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो फोन मेरा है और वो दूर पड़ा है मेरे से, तो दैट की बात की जा रही है। वो फोन तो मेरे पास में है, या वो पेन जो मेरे पास में है, या वो बुक जो मेरे पास में है, जो भी ऑब्जेक्ट जो नजदीक हो और सिंगुलर हो तो वो दिस के लिए, और दूर हो तो दैट के लिए। प्लूरल हो, अगर वही ऑब्जेक्ट प्लूरल है, दीज बुक्स आर माइन दैट यू हैव गिवन बाय फ्रेंड्स, तो आपके दोस्तों के द्वारा आपको जो किताब दी गई है वो किताबें मेरी हैं। तो
अब ये जो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है और नजदीक किताबें हैं, दो से अधिक हैं, बहुत सारी है, तो दीज का प्रयोग होगा। दोज वही किताबें बहुत सारी हैं लेकिन दूर हैं, आप किसी दूर की बात कर रहे हैं, वो किताबें आपके पास में नहीं है, नजदीक नहीं है, तो आप यहाँ पे दोज का प्रयोग करोगे। इसी तरीके से जैसे आपके सामने है दिस गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, यह मेरे माँ जो माता है उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है, तो ये गिफ्ट जो अभी हाथ में है ये मेरी माता ने दिया है। इस तरीके की बात यहाँ पे की है, तो ये नजदीक की बात की जा रही है। दैट इज द ताजमहल, यानी कि दूर खड़े हो जा रहे हैं, दैट इज द ताजमहल, यानी वहां जो वो ताजमहल, वहां जो वो इमारत दिख रही है वो क्या है, ताजमहल है। तो दूर की बात की जा रही है और सिंगुलर की बात की जा रही है, दैट इज एंड सिंगुलर। तो समझ में आ रहा होगा, दैट इज माई हाउस, वो घर जो है वो मेरा घर है। तो आपको दिखाई दे रहा दूर जो घर है वो घर मेरा है, एट द डिस्टेंस, और एक है सिंगुलर है इसलिए। अगला आपके सामने है these are my books, वो किताबें मेरी हैं। I found in bag, मैंने बैग में जो पाई थी वो किताबें मेरी हैं जो मैंने बैग में पाई थी। दोस्तों आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरीके से उनको यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट वन इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित, अनसर्टेनिटी, दैट प्रोनाउन विच शोज द अनसर्टेनिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में अनसर्टेनिटी बताई जा रही है, तो हम उसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग और क्या क्या होते हैं, देखिए अनसर्टेनिटी शो करते हैं पर्सन और थिंग के लिए। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, जिसके बारे में निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, वो कितने सामान है, कितना नहीं है, कितने लोग हैं, बहुत सारे। तो इस तरीके से हम जब भी कभी बात करते हैं कि इतने सारे लोग वहां पे मौजूद थे कि मैं क्या करूं, इतने सारे लोग वहां आए थे कि मैं क्या करूं, यानी कि हम नहीं बता सकते, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा काम किया तो देख लो सभी यहाँ आएंगे, सभी कितने हैं नहीं पता, कुछ लोग वहां आए थे। हम आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग किया कर रहा हूँ, उसमें सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, मतलब कि आपको फिक्स अमाउंट नहीं पता है, फिक्स नंबर्स नहीं पता है। तो यहाँ पे समवन कोई, समथिंग समथिंग कुछ, सम कुछ, ऑल, अ फ्यू, नो वन, एनीवन, नोबडी, अदर्स, एटसेट्रा, ये सारे जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सम हैव जॉइन्ड द पार्टी, कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे सर्टेनिटी को शो नहीं किया जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितने लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया था। strict diet is appropriate for only a few। a few देखो तीन चीजें होती हैं, a few, the few and a few, या a few आपको सामने यहाँ बता दिया जाता है। जैसे होता है few एक वर्ड होता है, a few एक वर्ड होता है और the few एक वर्ड होता है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। few का मतलब होता है वैसे कुछ, ये हम एक क्वांटिटी के लिए शो करते हैं, नहीं सॉरी हाँ किसी भी मात्रा को बताने के लिए करते हैं कि ये कितना है, इतना है, उतना है। तो अ फ्यू का मतलब होता है लगभग न के बराबर, जो हम नहीं है थोड़ा न के बराबर, इसका मतलब होता है ये कि जहां पे अगर फ्यू का मतलब आ जाए, जहां सेंटेंस में फ्यू यूज होता है वहां पे होता है वो चीज न के बराबर है, यानी a few money has left with me, यानी मेरे साथ में अभी पैसे कितने हैं, a few को मतलब थोड़ा बहुत है, जितना वो जैसे मात्रा में, जैसे मान लो कि आपके पास इतने सारे कोई भी है आइटम, उसमें से थोड़ा सा बचा है, इतना सा बचा है, इतना सा, तो a few यानी कि थोड़ा बहुत। the few मतलब जितना है उतना का उतना पूरा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि few, the few और few में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि a strict diet is appropriate for only a few, कुछ लोगों के लिए ही ऐसा होता है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, उनके लिए ही ये उपयुक्त है। Someone has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। किसने चुराया ये अगर पता होता तो फिर वो बोलता है क्यों ऐसा, ठीक है। हाँ आगे है वन। वन का मतलब होता है कोई,
अब वन का मतलब भी किसी एक के बारे में बताया जा रहा है, या जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं वन यानी कि किसी को अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाना चाहिए, किसी को अपना काम सही तरीके से निभाना चाहिए, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको तीन चीजें सामने लिखी है, वन, वन सेल्फ और वंस। जब भी हम वन का यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो आपको नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और इन सभी में जो है रिफ्लेक्सिवली यानी कि सब नॉमिनेटिव, रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्टिव तीनों ही रूप में वन का ही अपने फॉर्म होते हैं। इनमें हम जैसे अगर अलग पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं तो वो चीज गलत होती है। जैसे यहाँ पे कर रखा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो हिज ड्यूटी जो लिखा है हमने ये आपस में गलत है अपने आप में, क्योंकि ऐसा नहीं करते, क्योंकि वन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वन का अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हम वन की जगह वंस का ही यूज करेंगे। तो सही क्या हो जाएगा कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, अपने किसी मतलब एक व्यक्ति को अपनी कर्तव्य निभाना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए।